Good afternoon, बच्चों. Myself Mohit Sahu, and now we are discussing about our new subject, building planning and architecture. नाउ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हमें इस पूरे सब्जेक्ट में बिल्डिंग प्लानिंग और उसकी आर्किटेक्चर के बारे में बात करना है. अब हम बिल्डिंग प्लानिंग किसे बोलते हैं? बिल्डिंग प्लानिंग का मतलब कि हम किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी डिज़ाइन और उसकी ड्राइंग को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग को किस हिसाब से हम बनाएं जिससे कि हम हमारे कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स दे पाएँ. हम इस पूरी प्रोसेस को बिल्डिंग प्लानिंग कहते हैं. नाउ बच्चों, जब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर एक ऐसा टर्म है इंजीनियरिंग में जहाँ पे हम हमारे व्यू को बेस्ट करना, अच्छा मतलब हम उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं ना. नाउ अब हम बच्चों शुरुआत कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग आज हमारा पहला टॉपिक है. बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हमारे सब्जेक्ट का नाम. मेरा नाम आप जानते हैं, मोहित साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल डिपार्टमेंट ऑफ. नाउ बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि पहले बिल्डिंग किससे कहते हैं. तो आप देखिए कि बिल्डिंग में क्या लिखा हुआ है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज एन एंशियंट ह्यूमन एक्टिविटी. इट बिगन विथ प्योरली फंक्शनल नीड फॉर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू मॉडरेट द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट. मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो सालों से चली आ रही है और जिसका सिर्फ बेसिक एम है वो ये है कि भैया हम इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट या क्लाइमेट के इफ़ेक्ट से हम हमारे फंक्शन या फिर किसी भी काम को बचा पाएँ. जैसे कि आप जानते हैं, हाउस में हमारे यहाँ पे कोई भी टाइप का इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे कि पानी गिरेगा तो घर के अंदर पानी नहीं आएगा. हमारा मेन मकसद है कि बिल्डिंग एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसी चीज़ है बिल्डिंग जिसमें हम इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बचते हैं. ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है. नाउ बिल्डिंग को एडिफिस भी बोला जाता है कुछ टर्म्स पे, इसलिए मैंने उसे एडिफिस भी नाम दिया है. तो यदि बाय मिस्टेक आपसे कहीं पे एडिफिस पूछा जाता है कि एडिफिस क्या होता है, तो वो एक बिल्डिंग का ही टेक्निकल नाम है. नाउ a building or a edifice is a structure with a roof and wall standing more or less permanently in one place. तो सबसे पहले इस चीज़ का मतलब, एक बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे रूफ और वॉल एक जगह रहती हैं न, और मतलब मोर और लेस परमानेंटली इन वन पे, मतलब एक ही जगह पर रहती है. कुछ बिल्डिंग मूवेबल भी होती है, लेकिन ये टेक्निक अपने यहाँ इंडिया पे पॉसिबल अभी नहीं है. नाउ सच एज अ हाउस और अ फैक्ट्री. आप जानते हैं हाउस और फैक्ट्री एक जगह बना रहता है जहाँ पे वॉल और रूफ होते हैं. फिर लिखा है कि बिल्डिंग कम इन अ वैरायटी ऑफ साइज, शेप एंड फंक्शन. नाउ बच्चों, अब मेरी बात करूँ कि भैया आप बहुत सारी बिल्डिंग अलग अलग होती हैं, 1 BHK 2 BHK, या फिर उसको ऐसे माने कि एक बेडरूम हॉल किचन हो सकता है, 1 रूम सेट हो सकता है, या फिर भाई एक बंगलो हो सकता है या फार्म हाउस हो सकता है. तो अलग अलग शेप, साइज और फंक्शंस के हिसाब से बिल्डिंग को हमने अडॉप्ट कर रखा है. और ये लिखा हुआ है कि एंड हैव बीन अडॉप्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री फॉर अ वाइड नंबर ऑफ फैक्टर. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है. नाउ फिर ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग एक कॉम्बिनेशन है कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल और फाउंडेशन एक्सेट्रा का, विच प्रोवाइड शेल्टर टू इनमेट और हाउस ओनर इज नोन एज बिल्डिंग. आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग एक कॉम्बिनेशन है कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल, फाउंडेशन और बिल्डिंग कंपोनेंट का. मतलब कि बिल्डिंग कंपोनेंट और बिल्डिंग एलिमेंट से मिलके एक, मतलब बिल्डिंग कंपोनेंट किसे बोलते हैं, हम बिल्डिंग में जिस चीज़ों से मिलके बिल्डिंग बनती है. तो आपने देखा होगा फाउंडेशन होता है, कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, रूफ होगा, पैरापेट वॉल होगी. इन सब से मिलके एक ऐसा शेल्टर बनाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग का ओनर रह सके, वो कहलाता है बिल्डिंग. तो ये तीनों डेफिनेशन सालों से जो चली आ रही हैं उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया. नाउ अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन, कि यहाँ पे बिल्डिंग को किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है. तो पहले बेटा सबसे पहले बिल्डिंग को सबसे पहली जो कैटेगरी रखी गई है वो रखी गई है रेसिडेंशियल. तो आप जानते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब कि वो बिल्डिंग जहाँ पे पर्सन या फिर इनमेट्स रहता हो. मतलब आप इसे ऐसे डिफाइन करें कि आ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस बाय द इनमेट्स और हाउस ओनर. नाउ सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कमर्शियल. नाउ कमर्शियल किसे कहते हैं, अ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल पर्पस मतलब कि फॉर अ बिजनेस, फॉर अ शॉप, और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस मतलब कि किसी भी कमर्शियल चीज़ के लिए हिसाब से बनाई जाती है.
नाउ अगला लिखा हुआ है कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। तो बेटा ये न्यू पैटर्न है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो आप जानते हैं आजकल बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी बन रही हैं जिसमें नीचे के 2 फ्लोर जो होते हैं वो शॉप्स और किसी बड़े बड़े गोडाउंस वगैरह के लिए होते हैं, और उसके ऊपर के जो 2 फ्लैट्स हैं वो ऊपर के जो 2 फ्लैट्स हैं या वो ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वहाँ पे मकान बने होते हैं जहाँ पे आदमी रहता है। नाउ बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब बिल्डिंग की भाई एक साथ जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ही उसे नाम दिया गया है जहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। नाउ पब्लिक बिल्डिंग का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ पर्सन, मतलब वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट डिफरेंट एज और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की पब्लिक आपको जब वहाँ पे मिलेगी तो वो कहलाएगी पब्लिक बिल्डिंग। नाउ उसके बाद जो कहा गया है स्पेशल क्लास ऑफ बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ किसी स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है या फिर स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, हम उसे कहते हैं स्पेशल बिल्डिंग। नाउ लास्ट बच्चों लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, अ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और अ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड ऑन अ इंडस्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। नाउ बच्चों फर्स्ट टाइम हम जब बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो सबसे पहले रेसिडेंशियल बिल्डिंग को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो मैं आपको उसके नाम ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 BHK, इसका मतलब होता है 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। नाउ 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। फिर तीसरे नंबर पे लिखा है 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल मिक्सअप मत करिएगा कि 1 BHK का मतलब 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, 2 बेडरूम का मतलब 2 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन। ध्यान रखेंगे सिर्फ बेडरूम डबल हो रहा है या फिर जो पहले लिखा है वो डबल हो रहा है। आप ऐसे कभी नहीं करेंगे कि भाई HBK लिख दिया या KBH लिख दिया। सिंपल ध्यान रखें, हमेशा बेडरूम हॉल एंड किचन एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ लिखा रहेगा। 1 BHK 2 BHK और 3 BHK, इसका मतलब हुआ 1 बेडरूम हॉल किचन। 2 BHK का मतलब होगा 2 बेडरूम हॉल किचन। 3 BHK का मतलब होगा 3 बेडरूम हॉल किचन। नाउ बच्चों अगला होता है डुप्लेक्स। आप जानते हैं अब ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK सिंगलेक्स में मतलब कि भाई सिंगल स्टोरी में बन सकते हैं, और जो आपका डुप्लेक्स मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो डबल 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 2 मंजिला इमारत जिसको कहते हैं, जहाँ पे 2 मंजिलें एक साथ बनी होती हैं, जैसे 2 फ्लोर का एक मकान होता है। नाउ अगला लिखा हुआ है ट्रिप्लेक्स। तो भैया ट्रिप्लेक्स का मतलब क्या होगा, जैसे डुप्लेक्स आपने समझा वैसे सेम ट्रिप्लेक्स, भाई 3 मंजिला इमारत को हम ट्रिप्लेक्स कहेंगे। फिर लिखा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स के बाद बेटा सारी कैटेगरीज मल्टी स्टोरी में आ जाती हैं, जैसे 5 स्टोरीज की भी होती हैं, 6 स्टोरीज की भी होती है, और मैनी हो हमें जितनी नीड है, हमारा जो एरिया में जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो परमिशन देगी उसके हिसाब से हम बिल्डिंग को अप्रूव करवाएंगे। हो सकता है कि वो 10 मंजिला भी हो, 20 मंजिला भी हो, 11 मंजिला भी हो, 12 मंजिला भी हो, वो डिपेंड करेगा कितने मंजिले की हम बात करेंगे। ना उसके बाद बंगलो। आप जानते हैं कि भैया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाद बंगलो बनता है। बंगलो एक ऐसी बिल्डिंग है जो किसी मतलब विलासितापूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए जो काम आती है, मतलब कि बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ इसमें बनी जाती हैं, वो बंगलोज कहलाती हैं। हर चीज़ें वाइड उस प्लेट में होती हैं। ना लास्ट लिखा हुआ है विला। एक बहुत जनरल क्वेश्चन बनता है बंगलो और विला में क्या अंतर है। तो बेटा विला मतलब कि ये सिर्फ नाम का फ़र्क है, मतलब कि आप समझे कि मैं किसी बिल्डिंग का नाम बंगलो रख सकता हूँ, किसी का नाम विला, दोनों होते सेम है, लेकिन बंगलो में बहुत सारी हाई कम्युनिटी पे चीज़ होती है। मतलब कि भाई बंगलो में हो सकता है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो सकता है वाइड पार्किंग हो, गार्डन हो। विला में भी होता है लेकिन बंगलो से छोटा होता है। फिर लिखा है फार्म हाउस। फार्म हाउस आप जानते हैं जंगल आपके खेत के बीच में जो बना हुआ एक हाउस, जिसमें जो कई बार किसी भी टाइप की खेती करने के काम आता है, जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब बेटा ये अच्छा, इसके बाद अब आप इसका एक अलग से क्लासिफिकेशन ये भी है कि भाई LIG, फिर है MIG और फिर है HIG। तो ये तीनों एक साथ इसलिए बताए कि LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रेड, MIG का मतलब होता है मीडियम इनकम ग्रेड, HIG का मतलब होता है हाई इनकम ग्रेड। कुछ कुछ बुक्स में कुछ जगह नेट्स में आप देखेंगे तो LIG का मतलब लो इनकम ग्रुप भी होता है, मतलब कि ग्रेड की जगह ग्रुप भी लिखा होता है। MIG का मतलब होता है मीडियम इनकम ग्रेड, और HIG का मतलब होता है हाई इनकम ग्रेड। ग्रेड की जगह ग्रुप भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिर्फ कैटेगरी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से उन्होंने डिफाइन कर दी हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं
कि जो आदमी मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड यदि करें तो भाई लो इनकम जो कम कमाता है वो उसके लिए लो इनकम ग्रेड का हाउस, MIG मतलब यदि बात करें तो मीडियम कमाने वाला बंदा, और HIG का मतलब कि ज़्यादा कमाने वाला। ये तीनों कैटेगरी गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइडेड है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कैटेगरी होती है EWS। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ EWS और क्या होता है EWS। तो ध्यान रखिए कि भैया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यदि आप समझो तो लो इनकम ग्रेड और मीडियम इनकम ग्रेड और हाई इनकम ग्रेड के अलावा एक ऐसा सेक्शन भी है अपना हमारे कम्युनिटी में जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक ज़रूरतों के लिए काम कर रहा है। तो हम उसके लिए भी जब मकान बनाते हैं, सरकार बना के जब उसको मकान देती है तो वो उस हाउस को नाम देती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला हाउस, या EWS हाउसेस भी बोला जाता है। जैसे आप अभी सुन रहे होंगे कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि EWS कैटेगरी के मकान को वो 2.5 लाख रुपए का लोन देते हैं। तो EWS का मतलब ध्यान रखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नाउ बच्चों अगली, अब बेटा हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात की थी, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है। तो कमर्शियल बिल्डिंग में सबसे पहले आप जानते हैं शॉप आप जानते हैं किसी भी टाइप की शॉप कमर्शियल बिल्डिंग में आएगी। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बहुत सारी शॉप होती हैं। फिर है मार्केट, भाई ओपन मार्केट बना होता है। कॉम्प्लेक्स भी एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप, और मार्केट मतलब कि जहाँ पे एक ही मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। फिर आप जानते हैं कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या कहा जाता है उसको, इससे कहा जाता है शॉप विथ लिविंग अकोमोडेशन। मतलब कि भाई वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कुछ बिल्डिंगें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम रहते भी हैं और जहाँ पे हम बिजनेस का काम पर्पस भी उस बिल्डिंग का यूज़ होता है। जैसा कि आप अभी कहीं पे भी देख सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये बिल्डिंगें। तो 2 फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिजनेस के लिए बना दिया, उसके ऊपर के 3 फ्लोर रेसिडेंशियल के लिए बना दिया। तो इसे हम मिक्स्ड यूज बिल्डिंग भी बोलते हैं। नाउ बच्चों अब इसके बाद बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की यदि अपन बात करेंगे बच्चों, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब बहुत सारे बच्चे या फिर जो वो स्कूल वो बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप देखिए, अच्छा इसकी कैटेगरी में मैंने इसको ऐसा डिवाइड किया है, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, गवर्नमेंट जब स्कूल बनाती है तो उसके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से स्कूल होते हैं। जैसे आप ये देखा हुआ है कि भैया 8 क्लास इस बिल्डिंग मतलब कि भाई जहाँ पे 8वीं क्लास का स्कूल लगता है। 10th क्लास बिल्डिंग मतलब कि 10th क्लास का स्कूल। फिर लिखा है 12th क्लास बिल्डिंग मतलब कि 12th क्लास की, जहाँ पे 12th क्लास तक के स्कूल लगते हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद लिखा हुआ है कॉलेज, फिर है प्राइवेट स्कूल्स और फिर है प्राइवेट कॉलेज। तो बच्चों देखो, पहले जब गवर्नमेंट जब स्कूल बनाती थी पहले तो ये बिजनेस नहीं था, पहले से इतना डेवलप नहीं हुआ था हमारा देश। तो इन्होंने कैटेगराइज में ये रखा था कि भैया पहले प्राइमरी स्कूल बनता था, फिर मिडिल स्कूल बनता था, फिर हाई स्कूल बनता था, फिर उसके ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल बनता था। तो इस वजह से कैटेगरी में ये हमेशा हमें डालना पड़ता है। और बहुत पहले बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का नाम होता था बिल्डिंग ड्राइंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो जब बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग का होता था तो स्कूल का वहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह पूछी जाती थी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ध्यान रखें कि स्कूलों को क्लास के वाइज हमने कैटेगराइज किया है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल एक अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी क्लासेस लगती हैं। और अब इसमें देखिए कॉलेज भी प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। नाउ बेटा पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो पब्लिक बिल्डिंग में सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, जहाँ पे बहुत सारे किसी भी एज के किसी भी कम्युनिटी के लोग एक साथ वहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो पहला बैंक, आप जानते हैं बैंक में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये ना रेसिडेंशियल में आएगा, ना इंस्टीट्यूशनल में आएगा, ना ये कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल में आएगा। बैंक की एक अपना उसका एलोकेशन होता है, एक बैंक की अपना एक अलग से नीड होती है कि उन्हें कैसे काउंटर वगैरह चाहिए, उसके हिसाब से बैंक बनता है। फिर आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आते हैं। ऑफिस भी आप कोई भी ऑफिस हो सकते हैं, मॉल्स हो गए, आप जान अच्छा मॉल्स को पब्लिक बिल्डिंग में इसलिए रखा है कि मॉल्स में ऑफिस और शॉप दोनों होती हैं। मॉल्स कमर्शियल बिल्डिंग में भी आ सकता है आपका, लेकिन मॉल्स में ऑफिस भी होते हैं, तो इसलिए हमने इसे पब्लिक बिल्डिंग में रखा है। नाउ बेटा इसके बाद लिखा हुआ है हॉस्पिटल। आप जानते हैं हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं किसी भी इलाज को कराने के लिए या फिर किसी भी अपने सिम्टम्स को दिखाने के लिए। नाउ पुलिस स्टेशन आप जानते हैं पब्लिक बिल्डिंग में आएगा। रेलवे स्टेशन आप जानते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे। बस स्टेशन आप जानते हैं। फिर एयरपोर्ट आप जानते हैं जहाँ पे मतलब कम्युनिटी और किसी भी टाइप के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। नाउ जब बच्चों हम इसके बाद बात करते हैं स्पेशल बिल्डिंग। स्पेशल बिल्डिंग मैंने आपको बताया था कि अ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्सन इज़ नोन एज स्पेशल बिल्डिंग। अब हिंदी में यदि बात करें तो एक बिल्डिंग जो किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ की जाती है हम उससे कहते हैं स्पेशल बिल्डिंग। सबसे पहले टेम्पल, तो आप जानते हैं टेम्पल कि भैया टेम्पल एक टाइप के स्पेशल कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि
अगला मॉस्क, आप जानते हैं भैया मस्जिद, जहाँ पे भी स्पेशल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं। फिर इसके बाद म्यूज़ियम, आप जानते हैं म्यूज़ियम एक अलग ही बिल्डिंग की, अलग ही टाइप की बिल्डिंग है, जहाँ पे जो स्पेशली इसलिए बनाई जाती है कि जहाँ पे आके पब्लिक अट्रैक्ट हो, जो अपनी मतलब कि जो जो चीज़ वो देखने के लिए आया है उससे वो मिले। फिर इसके बाद जानते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ स्पेशल बिल्डिंग जो सिर्फ स्पेशली बनाई गई है, जो पर्सन के जो अपने आम आदमी के द्वारा चुने हुए लोग वहाँ पे जाके अपनी वोटिंग या फिर अपने जो काम करते हैं। मॉर्ग मतलब कि भैया मुर्दा घर, शवगृह जिसको कहते हैं, ये भी एक अलग टाइप की बिल्डिंग है, या फिर एक ये पूरी एक बिल्डिंग नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पे एक मॉर्ग पूरा बनाया जाता है। शवदाह गृह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बॉडियाँ रखी जाती हैं। फिर इसके बाद लिखा है मैरिज गार्डन। तो मैरिज गार्डन आप जानते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जो सिर्फ शादी वगैरह के लिए काम आती है, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए काम आती है। फिर लिखा हुआ है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आप जानते हैं लाइब्रेरी पढ़ने के काम आती है, और लाइब्रेरी की भी अलग अलग डेफिनेशंस या फिर अलग अलग काम, जैसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत बड़ी बड़ी बेंचेस होंगी पढ़ने के लिए, एक स्पेशल एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे वॉइस की कोई मतलब ज़्यादा हल्ला नहीं हो रहा हो, वॉइस का कोई इंटरप्शन वगैरह ना हो। फिर इसके बाद बच्चों लिखा हुआ ऑडिटोरियम। तो आप जानते हैं ऑडिटोरियम एक टाइप का एक ऐसा कमरा या फिर एक ऐसा प्लेस जहाँ पे साउंड की वाइब्रेशन इस तरीके से है कि इको ना हो। आप कोई भी ऑडिटोरियम में जाएंगे तो आप जानते होंगे वहाँ पे कोई भी इको नहीं होता। इको मतलब होता है साउंड का गूंजना। तो ऑडिटोरियम एक टाइप की ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि जहाँ पे आदमी किसी वॉइस को क्लियरली सुन पाए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा पाए। तो बच्चों ये होता है स्पेशल बिल्डिंग। अब इसके बाद बच्चों जब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या कैटेगरी से देखते हैं हम नाम के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की डेफिनेशन की, आ बिल्डिंग विच इज़ यूज्ड फॉर अ इंडस्ट्री और अ इंडस्ट्री विच आर यूज्ड बाय बिल्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एक ऐसी जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है वो कहलाती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, या फिर वो कहें कि वो इंडस्ट्री जो बिल्डिंगों के साथ बनी होती है उसे हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहेंगे। क्या लिखा हुआ है कि हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो भैया हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे होती हैं, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। फिर है वेयर हाउसेस। तो आप जानते हैं वेयर हाउस जहाँ पे हम सामान को रखते हैं, बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। फिर इसके बाद लिखा कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग। भैया कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, जहाँ पे हमें हमारे प्रोडक्शन किए हुए सामान को कोल्ड में, हाँ, ठंडी जगह में रखना है। तो हम उस बिल्डिंग को ऐसा बनाते हैं कि वो स्पेशली बनाई गई है कोल्ड स्टोरेज के लिए। फिर इसके बाद लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग। तो आप जानते हैं जैसे हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसी हिसाब से लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग। तो लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग की यदि मैं अपन बात करें तो भैया जहाँ पे कम प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी चीज़ें प्रोडक्शन नहीं होती, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ये सब बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। लेकिन कोई यदि उसका पार्ट है, जैसे मान लिया कि जहाँ पे हम सिर्फ उसका एक स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, जैसे हो सकता है इंडिकेटर बना रहे हो, या हो सकता है कि हम वहाँ पे सिर्फ उसका कोई एक सिंपल स्पेशल पार्ट बना रहे हैं जो सिर्फ उसको कंप्लीट करने के काम आता हो। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप की यदि बात करें अपन तो वो क्या होता है, तो भैया आप जानते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक अलग से रिक्वायरमेंट होती है कि भैया इन्हें हैंड वॉश चाहिए, या फिर इनको एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे जो रिसर्च करें उसका कोई इफेक्ट पब्लिक तक ना पहुँचे। एक ऐसी बिल्डिंग जो कॉन्फिडेंशियली काम करेगी, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल काम होगा तो उसको उस हिसाब से सेटअप किया जाता है। तो ये बेटा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। तो नाउ बच्चों अब हमने पहले बिल्डिंग के बारे में पढ़ा। अब हम जो इस चैप्टर में हम जब बात कर रहे हैं तो ये पूरा चैप्टर जो पहले यूनिट है इस टॉपिक में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग में बेटा आप एक चीज़ एक भी आती है कि भैया बिल्डिंग किन किन एलिमेंटों से मिलकर बनी होती है। तो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम प्रिपेयर किया है जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिले कि ये आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि एक बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाउ बच्चों आप सबसे पहले ये देखिए कि पहले नंबर पे ही आप ये देख पा रहे हैं कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें दरवाजे हैं, विंडो है, वेंटिलेशन है। ऊपर की तरफ एक आप देख रहे हैं स्लैब है जिसके बीच में कुछ आपको रॉड्स दिख रही होंगी। फिर उसके ऊपर कुछ बाउंड्री वॉल दिखी हैं, बीच में एक और बॉक्स दिख रहा है जिसमें 4 अलग से लेयर दिख रही हैं। फिर उसके नीचे ज़मीन के अंदर कुछ ग्राउंड पे दिख रहा है। तो अब मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किया है इसे क्या कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे डायग्राम, ये जो पहले बेस फ्लोर है, बेस फ्लोर के नीचे ग्राउंड से नीचे गड्ढा करके हम जो कॉलम खड़ा करते हैं या फिर एक बेस खड़ा करते हैं हम इसे बोलते हैं फाउंडेशन। ध्यान रखेंगे जमीन के बिल्कुल मतलब कि ग्राउंड से नीचे का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो कहलाएगा फाउंडेशन, जो लोड को ट्रांसफ़र करता है सॉइल में। ठीक है, हम अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि भाई किसे हम क्या कहते हैं ना। तो ये ज़मीन के अंदर का स्ट्रक्चर है। आप बिल्कुल इस एक हाउस को इमेजिन करें तो देखें कि भाई एक हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने अक्सर मकान बनते हुए देखा होगा
कि भाई ज़मीन में गड्ढे किए जाते हैं, एक 6 फीट या 10 फीट जो भी उस ज़मीन की रिक्वायरमेंट है उतने गड्ढे को हम करेंगे। उस गड्ढे को जब हम हटाएंगे तो वहाँ पे जो गड्ढे को मिट्टी हटाएंगे फिर वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम इसे कहते हैं फाउंडेशन। नाउ दूसरे नंबर पे बेटा आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राउंड फाउंडेशन को और बिल्डिंग को कनेक्ट करता है हम इसे कहते हैं फ्लोर। नाउ बच्चों इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये वॉल्स हो सकती हैं और कॉलम हो सकते हैं। तो अब इसको मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि भैया कॉलम ऑब्लिक वॉल। तो यदि आप कभी गौर करें तो मकान के यदि आप सबसे फ्रंट में खड़े हुए हैं तो आपको मकान के चारों कोने में 4 कॉलम तो डालने पड़ेंगे। तो ये सामने आपको कॉलम दिख रहा है और ये वॉल भी है, तो मैंने इसलिए दोनों नाम दे दिए इसको, कॉलम ऑब्लिक वॉल। तो ये वॉल भी हो सकती है और कॉलम भी हो सकता है। इसके बाद आप जो उसके बाद अगला पोर्शन जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं आरसीसी स्लैब। तो ये जो आप स्लैब देख रहे हैं इसे आरसीसी स्लैब, वैसे ये स्लैब है लेकिन आरसीसी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बीच में इसकी जो आप डायग्राम देख रहे हैं जो आपको एक सीढ़ी जैसा दिख रहा है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन है, इसे हम बार कहते हैं। तो जो लोहे की बार आपने अक्सर देखी होगी तो इसको इस तरीके से बनाते हैं कि वो दिखे अलग से किस चीज़ का है। तो हमने यहाँ पे आरसीसी स्लैब बनाया। फिर उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ये होती है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल एक टेक्निकल टर्म है जो, जैसे आप बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, बाउंड्री वॉल को ही टेक्निकली हम पैरापेट वॉल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों अगला आप ये देख रहे हैं, आप इसके बाद ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है जो ऊपर फ्लोर से कनेक्ट है, तो ये कहलाता है वेंटिलेशन, जो सिर्फ वेंट के लिए बनाया जाता है जहाँ से हवा का आना जाना हो। फिर इसके बाद बच्चों ये आप देख रहे हैं डोर। तो डोर आप जानते हैं, डोर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्डिंग में हमें अंदर और बाहर जाने के काम आता है। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है विंडो। विंडो आप जानते हैं किस काम आती है, बिल्डिंग में लाइट और हवा के आने जाने के लिए हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन या प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहे। तो बेटा ये एक बिल्डिंग एलिमेंट्स है जो बिल्डिंग में काम आते हैं। नाउ बच्चों तो बिल्डिंग एलिमेंट की हम यदि बात करें तो बिल्डिंग एलिमेंट अब हम किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भैया बिल्डिंग एलिमेंट में बिल्डिंग एलिमेंट को यदि हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो मैंने अभी आपको बहुत सारे एलिमेंट के नाम बताएं। आप एक नक्शा एक बेसिक ड्राइंग देख के आप समझ गए होंगे कि बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग एलिमेंट की। तो बिल्डिंग एलिमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बच्चों, पहला होता है सब स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा तो ध्यान रखें, सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन आती हैं और सुपर, इसके बाद सब स्ट्रक्चर में प्लिंथ बीम आएगी, और इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में फर्स्ट आएगा फ्लोर, सेकंड आएगा कॉलम, थर्ड आएगा वॉल, फोर्थ आएगा बीम, फिफ्थ आएगा स्लैब, सिक्स आएगा पैरापेट वॉल, सेवन्थ आएगा वेंटिलेशन। तो बच्चों आप ये जो आप देख रहे हो विंडो भी यहाँ इसमें आएगा। तो आप ये समझिए कि बिल्डिंग को एक इस हिसाब से बांटा गया है कि बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन या फिर बिल्डिंग का डाइवर्जन आप समझिए कि 2 भागों में है। पहला है सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब होता है कि ग्राउंड्स की सतह से नीचे का कंस्ट्रक्शन कहलाता है सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड की सतह से ऊपर का कंस्ट्रक्शन कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आपने सिर्फ एक नया टर्म यहाँ पे पढ़ा, वो है प्लिंथ बीम। तो बेटा प्लिंथ बीम एक ऐसी बीम होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फाउंडेशन में कॉलम को गड्ढा करके ऊपर लेके आते हैं, जो ग्राउंड से ऊपर आता है, हम उस बीम को कनेक्ट करते हैं जो पूरे कॉलम से होके गुजरती है। मतलब ग्राउंड में जब हम कोई मकान बनाते हैं तो एक बीम पास करती है, तो हम उसे कहते हैं, उस बीम को कहते हैं प्लिंथ बीम। या फिर आप ये समझिए कि प्लिंथ बीम मतलब ये होता है कि अ बीम विच कनेक्ट सब स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर, और अ बीम विच कनेक्ट सुपर स्ट्रक्चर टू अ सब स्ट्रक्चर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीम जो सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है सुपर स्ट्रक्चर से, और सुपर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है सब स्ट्रक्चर से। बात दोनों एक ही है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। लेकिन प्लिंथ बीम को हम पूरा भर देते हैं, मतलब एक पूरा ग्राउंड में जब हम आते हैं तो उस पूरी मिट्टी भर देते हैं, और फिर इसके बाद मकान कंस्ट्रक्ट होता है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सब स्ट्रक्चर, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। तो पहला नंबर पे लिखा हुआ है फाउंडेशन, और प्लिंथ बीम हमेशा सब स्ट्रक्चर में आएंगे। सुपर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि भाई आप जिस फ्लोर में आना जाना करते हैं, जिसके ऊपर आप चलते हैं, उसे हम उससे पहले वो ग्राउंड से ऊपर बनता है। तो ये हो गया फ्लोर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉलम, कॉलम के पीछे वॉल होगी, वॉल के बाद ऊपर बीम होगी, बीम के साथ ऊपर स्लैब, स्लैब से बाउंड्री वॉल या फिर पैरापेट वॉल, फिर वेंटिलेशन विंडो, और आखिर में डोर। और एक चीज़ और इसके अलावा बिल्डिंग में होती है छज्जा। छज्जे को छज्जा ही कहा जाता है टेक्निकली। और हम जब बात करते हैं कि छज्जा को एक और चीज टेक्निकल हम क्या कह सकते हैं, तो उसे ओवरहैंग एव कह सकते हैं।
या ओवरहैंग ईव कह सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, छज्जे को छज्जा भी बोला जा सकता है और कैंटिलीवर भी बोलते हैं। कैंटिलीवर का मतलब आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि बीम विच फिक्स एट वन कॉर्नर एंड फ्री एंड वन एंड। तो आप जानते हैं कि छज्जा एक इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो उसका एक कोना दीवार के अंदर फिक्स होता है और एक कोना हवा में लटका होता है। तो उसे हम कैंटिलीवर, एक उसकी जो टेक्निक है वो कैंटिलीवर है और जिसे हम ओवरहैंग ईव भी बोलते हैं। नाउ बच्चों, इसके बाद एक और चीज़ बचती है बेटा जो बिल्डिंग में आपने अक्सर देखी होगी, हम इसे कहते हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस एक टेक्निकल टर्म है बच्चों जो ये बताता है कि बहुत सारी स्टेयर्स वहाँ पे, मतलब बहुत सारी स्टेयर से मिलके एक स्टेयर केस बनता है। तो अब जब स्टेयर केस बनेगा बच्चों, तो स्टेयर को हम स्टेयर भी बोलते हैं और स्टेयर केस भी बोलते हैं। तो स्टेयर एक टेक्निक है जो हमें ऊपर लेके जाती है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में, लेकिन उस पूरे कंबाइंड सेटअप को जिसमें स्टेप्स होते हैं, पैसेज होते हैं, आपकी लैंडिंग होती है, आपकी रेलिंग होती है, हम उसे कहते हैं स्टेयर केस। नाउ अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के सबसे पहले एलिमेंट की, जिसके मैंने आपको बताया कि भैया बिल्डिंग में मैंने दो भागों में उसको डिवाइड किया, एक है सब स्ट्रक्चर और एक है सुपर स्ट्रक्चर। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सब स्ट्रक्चर। तो द सब स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट इज बिल्ट बिलो द ग्राउंड लेवल। तो आप हमेशा ध्यान दें, ग्राउंड लेवल से नीचे जो बनाया गया होगा वो कहलाएगा सब स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगला लिखा हुआ है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब कि यदि मैं सिंपल बिल्कुल समझिए कि भाई अप टू द ग्राउंड तक जो बनाया जाता है वो सब स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर मतलब कि अबव फ्रॉम ग्राउंड इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। नाउ बच्चों, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सब स्ट्रक्चर का पहला एलिमेंट जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरी लाइफ में काम आएगा ये, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन। इन इंजीनियरिंग अ फाउंडेशन इज अ एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड एंड ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। मतलब कि इंजीनियरिंग में फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जो कनेक्ट करता है बिल्डिंग को ग्राउंड से। तो जैसा आप जानते हैं पूरी बिल्डिंग, पहले के जो हाउस बने होते थे वो पूरी बिल्डिंग ग्राउंड में रेस्ट करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम मकान की हाइट को बढ़ाने लगे, जैसे जैसे हम एडवांस कंस्ट्रक्शन में जाने लगे, तो हमारा बेसिक एम होता है उस मकान के लोड को हम सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र कर पाएँ सॉइल में। क्योंकि आप मकान जब बनेगा तो भाई यदि सॉइल हमारी प्रॉपरली उसके लोड को बियर नहीं कर पाएगी तो वो हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। वो मकान कोलैप्स हो सकता है, वो मकान डैमेज हो सकता है, सॉइल सेटलमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो कनेक्ट करता है ग्राउंड को आपकी बिल्डिंग से। तो भैया बिल्डिंग को ग्राउंड से जोड़ने वाला एक बेसिक एलिमेंट जो बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करेगा सॉइल में, वो कहलाता है फाउंडेशन। नाउ इसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसकी एक और डेफिनेशन देखिए जो आपको उसको समझने में आसानी होगी। फिर लिखा हुआ है फाउंडेशन इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग और द सिविल स्ट्रक्चर। मतलब कि बिल्डिंग का सबसे लोअर पार्ट और सिविल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिविल स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सॉइल के। तो यही लिखा हुआ है कि फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग और द सिविल स्ट्रक्चर दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल विच ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल सेफली। इसके बाद क्या मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यह है कि भाई फाउंडेशन एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करे सॉइल में सेफ्टी के साथ, जिससे हमारे बिल्डिंग में कभी भी कोई कोलैप्सेबल या फिर कोई भी डैमेज बिल्डिंग में ना आए। तो जनरली फाउंडेशन को दो, अब ये आप फाउंडेशन के बाद समझ गए, तो फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है कि जनरली द फाउंडेशन कैन बी डिवाइड इंटू टू टाइप। नाउ तो भैया पहले अब टू टाइप हैं, तो वो भैया इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन अब पहले हम बता रहे हैं कि भैया पर्पस क्या है फाउंडेशन बनाने। पहले आपने फाउंडेशन समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ फाउंडेशन। तो भैया फाउंडेशन बनाने की पर्पस क्या है। पहला, फाउंडेशन आर द मेन रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर। द स्ट्रॉन्गर इज द फाउंडेशन, मोर सुटेबल इज स्ट्रक्चर। मतलब फाउंडेशन एक ऐसी इस वजह से बनाई जाती है जो हमारी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी उतना अच्छा स्टेबल हमारा आपका स्ट्रक्चर होगा। तो अब बेटा जैसे मैं आपको समझाऊं कि भैया एक अकेली बिल्डिंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर फाउंडेशन होती है।
कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो ऐसा तो जानते हैं आप कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ग्राउंड से कनेक्ट होके ना बनाई जाए। मतलब जैसे आप यदि आजकल के जो ब्रिजेस आप देखते हैं, ब्रिजेस में हम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, उनके पियर पियर उनको कहते हैं, जो बिल्डिंग कॉलम, जो ब्रिज के लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपके कॉलम बनाए जाते हैं हम उन्हें पियर कहते हैं। तो वो जो लोड ग्राउंड में कहीं ना कहीं जाके टच होते हैं। तो जितने ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होगी उतना मजबूत हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि वाई फाउंडेशन इज़ प्रोवाइडेड, तो आप बताएंगे कि फाउंडेशन आर द मेन रीज़न बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर। तो हम किसी फाउंडेशन में, किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में हम जब फाउंडेशन बनाएंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है द प्रॉपर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड अ प्रॉपर सरफेस फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ सब स्ट्रक्चर इन अ प्रॉपर लेवल एंड ओवर अ फर्म बेड। मतलब कि ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप समझिए एक प्रॉपर डिज़ाइन का कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब हम जब फाउंडेशन बनाते हैं, यदि हमारी फाउंडेशन अच्छी बनेगी या प्रॉपर डिज़ाइन से फाउंडेशन बनेगी तो वो हमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करने के काम आएगा, सुपर स्ट्रक्चर का भी। और उसका जो प्लिंथ हम बनाएंगे तो प्लिंथ बीम को बराबर ग्राउंड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक फर्म बेड का मतलब होता है एक प्रॉपर एलिवेटेड, प्रॉपर समतल प्लेन की बात करूँगा, क्योंकि मकान बनाना आप जानते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी ग्राउंड प्लेन में या फिर किसी भी ऐसे प्लेन में आसान नहीं होगा जहाँ पे वो प्लेस अनइवन हाइट में होगा, अनइवन लेवल में होगा। यदि वो सिंपल लेवल में होगा फर्म, उसे हम एक सिंपल प्रॉपर एलिवेटेड या फिर प्रॉपर एक समतल प्लेन को हम फर्म बेड बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है स्पेशली डिजाइन फाउंडेशन हेल्प इन अवॉइडिंग द लेटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्टिंग मटेरियल। तो आप जानते हैं कभी कभार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं अपने हर जगह पे जहाँ पे बहुत सारी हवा या बहुत बड़ा एक ऐसा फोर्स आता है जो बिल्डिंग को लेटरल मूवमेंट करेगा। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली उसको ढकेलेगा। देखो, एक तो उसको नीचे की तरफ ढकेलेगा तो फाउंडेशन उसको वहां पे सपोर्ट करती है, लेकिन बिल्डिंग ऐसी भी तो नहीं होती ना कि कभी वो पलट जाए, तो लेटरल मूवमेंट से भी बचाता है हमारी बिल्डिंग को फाउंडेशन। फिर लिखा है कि अ प्रॉपर फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द सरफेस ऑफ द बेड। मतलब कि भैया हम प्रॉपर फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं कि ये बिल्डिंग के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर भागों में उसे हम अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हमारी बिल्डिंग में कोई सेटलमेंट नहीं होगा या फिर कोई किसी जगह एक जगह की मिट्टी यदि ख़राब भी है तो वो हमारे बिल्डिंग के लोड को सेफ हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि प्रॉपरली इवनली उसे हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि द फाउंडेशन सर्व अ पर्पस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज बेस एरिया। फाउंडेशन, जैसे आप कभी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, तो हम फाउंडेशन के लिए पहले गड्ढे बनाते हैं और गड्ढे में पहले कंक्रीट की लेइंग करते हैं डीपीसी के आसपास। मतलब हम उसको एक पूरा कंक्रीट आपका जो कंक्रीट बिछाते हैं, जिससे वो जब कंक्रीट पूरा बिछ जाएगा तो फिर हम उसे कॉलम बनाते हैं, सेंटर में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ आता है, तो एक हमें लार्ज स्प्रेड एरिया मिलता है। जैसे कि आप समझिए कि आप जब अपने हाथ को किसी सरफेस पर रखते हैं तो आप जब किसी फिंगर को लोड देंगे तो वो किसी एक कंडीशन में आके टर्न होना चालू हो जाएगी, लेकिन आप जब पूरी पांचों उंगलियों को एक साथ ग्राउंड सरफेस में रखते हैं और जब आप उसे पुश करेंगे तो आपकी लोड बियर करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो बस वही समझिए कि फाउंडेशन हमें एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोड को सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र कर पाएँ। एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, उसे बहुत ध्यान से पढ़िए कि दिस लोड ट्रांसफर टू द सॉइल शुड बी विद इन द अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हम जब लोड को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम अलाउएबल लिमिट चेक कर लेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये पहली बार आप सुन रहे होंगे कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो बियरिंग कैपेसिटी का मतलब सीधा समझिए कि सॉइल की भार सहने की क्षमता को हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, तो जैसे अब बच्चों आप जानते हैं सैंड यदि रखी होती है, एक रेत का बहुत सारी रेत एक जगह के सम पे रखी हुई है, आप जब उसमें पैर रखते हैं तो जैसे ही आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो वो जो सैंड है या फिर कोई भी पैर आप रखते हैं तो वो अपनी जगह से सेटल होना चालू कर देती है, मतलब अपनी जगह से हटने लगती है जहाँ पे उसको जगह मिलती है। तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हुई। लेकिन कुछ मिट्टी की जगह ऐसी होती है आप जहाँ पे पैर रखते हैं तो आप वो मिट्टी जरा भी नहीं हिलती। जैसे ग्राउंड का कोई सरफेस है तो वो भाई आप जब पैर रखते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या वो अंदर चली जाती है? तो नहीं, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो बस वही है कि भार सहने की क्षमता को हम बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नाउ बच्चों, टाइप ऑफ फाउंडेशन मैंने आपको बताया था कि हम दो टाइप में फाउंडेशन को डिवाइड करते हैं। पहला
फाउंडेशन को बांटा गया है, पहला बनाया गया है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। पहले आप नाम पढ़ दीजिए, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मैं किसकी चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर फाउंडेशन को मैंने जब डिवाइड किया 2 भागों में, तो जब फाउंडेशन को मैंने डिवाइड किया 2 भागों में बच्चों, तो पहले मैंने आपको बताया था डीप फाउंडेशन, दूसरे भागों में आता है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, दूसरा बनाया गया है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, तीसरा है राफ्ट फाउंडेशन, चौथा है स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, इसके बाद पांचवा है आइसोलेटेड फाउंडेशन। एक और होता है बेटा ग्रिलेज फाउंडेशन। तो बेटा आप ये दोनों चीज़ों को देख पा रहे होंगे, टाइप ऑफ फाउंडेशन को मैंने फर्दर डिवाइड किया है, रेड वाले ब्लॉक्स में लिखा है डीप फाउंडेशन और सैलो फाउंडेशन में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीप फाउंडेशन और सैलो फाउंडेशन क्या होती हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जब मैंने आपको बताया तो आप ये समझ गए कि लोड बियर करने की क्षमता या फिर भार को सहने की क्षमता, हम कितनी आसानी से उस सॉइल में लोड को ट्रांसफ़र कर पाएँ कि भैया हमारी सॉइल को कोई डैमेज ना हो, हम उससे तय करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर कि हम जब फाउंडेशन बनाते हैं या जब मकान को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम एक गड्ढा खोदते हैं, जो उस गड्ढे में एक जब तक हार्ड मिट्टी नहीं आ जाती हम तब तक खोदते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बेटा जब हम मिट्टी पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, पॉलीथीन हो जाता है, आपका वेस्टेज मटेरियल हो जाता है या फिर कुछ कचरा हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है किसी एक प्लेस में। लेकिन मुझे तो मेरे मकान को सेफ़ बनाना है, तो सेफ़ बनाने के लिए मैं बेटा जितना ज़्यादा हार्ड स्ट्राटा मतलब हार्ड मिट्टी जब तक मुझे नहीं मिलेगी जहाँ पे मैं लोड को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाऊँ, तब तक मेरा एम पूरा नहीं होगा कि भाई मुझे फाउंडेशन बनाना है जो मेरे बिल्डिंग को सेफ्टी के साथ बिल्डिंग को कैरी करे और उसके लोड को सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र करें। तो वो कब करेगी, जब वो हार्ड स्ट्राटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से फाउंडेशन को 2 भागों में बांटा गया है, डीप फाउंडेशन और सैलो फाउंडेशन। डीप का मतलब आप जानते हैं गहरा, और सैलो का मतलब होता है कम गहरा। तो बेटा डीप फाउंडेशन का मतलब आप जानते हैं कि भैया डीप फाउंडेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि गहरी फाउंडेशन, और सैलो मतलब कि कम गहरी फाउंडेशन। तो ये भी आप बच्चों जानते हैं कि भैया इंडिया एक ऐसी जगह है या फिर कोई भी सॉइल एक ऐसी जगह होती है पूरे प्लेस में, मिट्टी को हम नहीं जानते मिट्टी कैसी है। तो जब हम उसका डिगिंग शुरू करते हैं, जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं, जब हम उसकी मिट्टी को एक्सकेवेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि भैया ऊपर की मिट्टी तो बहुत आसानी से एक्सकेवेट हो गई, मतलब आसानी से निकाल दी गई। लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी या कम होती जाती है या फिर सॉइल को निकालना थोड़ा टफ होते जाता है। हमें हार्ड स्ट्राटा लाना है जहाँ पे बिल्डिंग का लोड बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए। तो डीप फाउंडेशन में वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, सैलो फाउंडेशन में वो कम गहरा होता है। मतलब आप सिर्फ समझिए कि डीप फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, सैलो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो होती है कम। ठीक है, तो फिर अब डीप फाउंडेशन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों अब सैलो फाउंडेशन की। तो आप ये बात समझ गए कि वो फाउंडेशन जिसकी गहराई ज़्यादा होगी या फिर जहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होगी वो कम होगी सैलो फाउंडेशन की अपेक्षा या फिर जो उस मिट्टी की अपेक्षा, तब हम डीप फाउंडेशन बनाएंगे। सैलो फाउंडेशन आप समझ गए कि भैया सैलो फाउंडेशन मैंने आपको बताया कि कम गहरी, जहाँ पे फाउंडेशन की गहराई कम होगी हम वहाँ पे बनाते हैं सैलो फाउंडेशन, या फिर फाउंडेशन की गहराई जहाँ कम होगी हम उस फाउंडेशन को कहेंगे सैलो फाउंडेशन। अब कम गहरी कब बनाएंगे भैया, हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफ़र करना। अब आप जानते हैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला या 3 मंजिला होगी जब हम उसको अपने लिए बना रहे हैं। लेकिन जब कोई बिल्डिंग किसी स्पेशल कंडीशन में 10-12 फ्लोर बनाई जाती हैं, 10-12 फ्लोर या किसी, तो उसको उस हिसाब से हम उसकी फाउंडेशन की डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम फाउंडेशन बनाएंगे तो बच्चों जब हमारा हार्ड स्ट्राटा, जैसे मान लिया कि जब मैंने मिट्टी खोदा, तो जब मैं मिट्टी को जब एक्सकेवेट करूंगा या डिग करूंगा तो मिट्टी ऊपर से 4-5 फीट गड्ढा करने के बाद मुझे ऐसी मिट्टी मिल गई जो अपने आप में बहुत हार्ड है और जो लोड को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, अब जब लोड को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र करेगी बच्चों, तो भैया उसको हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे भैया कि वो वहाँ पे भाई लोड को ट्रांसफर जाएगा, तो हम वहाँ पे बनाएंगे सिर्फ ऐसी फाउंडेशन जो लोड को आसानी से ट्रांसफर कर दें। तो हमने उसे जो फाउंडेशन कम गहरी फाउंडेशन है हम उसे कहेंगे सैलो फाउंडेशन। तो बेटा आप ये देखिए इसका अलग अलग टाइप है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, आइसोलेटेड फाउंडेशन और ग्रिलेज फाउंडेशन। तो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी फाउंडेशन समझ में आ जाएगी। तो मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया है बच्चों, देखो आप एक हाउस देखो आप जो सिंगल स्टोरी बना हुआ है, जिसके ऊपर शेड लगा हुआ है, जिसमें एक डोर है और 3 विंडो आपको दिख रही हैं।
इस हाउस की आप देख रहे हैं कि जो गड्ढा किया गया है ज़मीन में, जो लाल वाला पोर्शन है, हम इसे बोलते हैं फाउंडेशन। तो जब हम फाउंडेशन की बात करेंगे बच्चों, तो फाउंडेशन मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग के लोड को सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र करें, है ना। तो बच्चों अब यदि मैं बात कर रहा हूँ आपको, भाई आप ये देख पा रहे हैं कि भैया यदि ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा गहरा होगा तो वो कहलाएगा डीप फाउंडेशन, और जो बहुत बहुत कम गहरा होगा तो वो कहलाएगा सैलो फाउंडेशन। इसका भी एक नियम है जिससे हम ये तय करते हैं कि फाउंडेशन कौन सी, कितनी गहरी फाउंडेशन डीप फाउंडेशन कहलाएगी और कितनी कम गहरी फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन कहलाएगी। ये डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि फाउंडेशन हम किसे कहते हैं, या सैलो किसे कहेंगे, या डीप किसे कहेंगे। तो बेटा ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यदि मकान की जो आप हाइट देख रहे हैं, जब ये कुछ ज़्यादा ही गहरी होगी तब हम उसे डीप कहेंगे, और जब हम कुछ ज़्यादा ही उसकी हाइट कम होगी, तो हम डेप्थ कम होगी, तो हम उसे सैलो कहेंगे। इसकी भी एक कैटेगरी है कि हम कैसे तय करते हैं कि भैया ये डीप है कि ये सैलो। तो बच्चों अगला, इसके बाद हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीप फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन विच इज़ यूज्ड एट सॉइल विच इज़ हैविंग अ मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आपको पता है कि हमारी बिल्डिंग को जब हम लोड ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम बिल्डिंग का लोड ट्रांसफ़र करेंगे, तो भैया हमें बिल्डिंग के लोड को सेफली ट्रांसफ़र करना है। और सेफली का मतलब है कि भैया हमें हार्ड स्ट्राटा में लोड को ट्रांसफ़र करना है। तो भैया जब मिट्टी की बीयरिंग कैपेसिटी या भार सहने की क्षमता कम रहेगी, तो हमें तब तक बिल्डिंग में ज़मीन को उतना एक्सकेवेट करना पड़ेगा जब तक उसकी हार्ड मिट्टी या फिर जब तक उसकी ऐसी क्षमता ना आ जाए कि जब हम मैक्सिमम लोड ट्रांसफ़र कर पाएँ, है ना। कोई भी आप जानते हैं, तो आपने यदि अर्थ के बारे में पढ़ा है तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी के कोर की तरफ आगे बढ़ते हैं एक्सकेवेट करते हुए, वैसे वैसे हार्ड स्ट्राटा आते जाता है। ठीक है। तो भैया डीप फाउंडेशन हमेशा वहाँ बनाई जाएगी जहाँ पे बीयरिंग कैपेसिटी कम होगी, और आप जानते हैं कि भैया बीयरिंग कैपेसिटी वहीं कम होगी जहाँ पे मिट्टी, मतलब कि ऊपर की जो मिट्टी होगी वो कम ताकतवर होगी, नीचे वाली मिट्टी ज़्यादा ताकतवर होगी, है ना। इसके बाद अगला, अ फाउंडेशन इन विच डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ वेरी लार्ज कंपेरिजन टू इट्स विड्थ। तो मैंने आपको बताया था कैटेगरी के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रखें, एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा होगी वो कहलाएगी डीप फाउंडेशन। ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि इज़ वेरी लार्ज कंपैरिजन टू इट्स विड्थ, मतलब ऐसा नहीं माने कि एक मकान की जो विड्थ है वो 5 फीट है या फिर 10 फीट है और फाउंडेशन की 11 फीट है तो ये डीप कहलाएगी। ऐसा नहीं, आप समझिए कि जब उसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एक अलग बड़े स्केल में किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे डीप फाउंडेशन। फिर लिखा हुआ है सैलो फाउंडेशन। तो भैया सैलो फाउंडेशन जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा या फिर इसका अपोजिट होगा। तो ये लिखा हुआ है कि आ सैलो फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन दैट ट्रांसफर द बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी नियर टू द सरफेस। तो भैया मैंने आपको बताया कि भैया कम गहरी फाउंडेशन कहलाएगी सैलो फाउंडेशन। तो हमने ये तय किया कि भैया जब हम अर्थ के सरफेस, मतलब अर्थ का जो ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, उससे बहुत पास में लोड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहलाएगी सैलो फाउंडेशन। तो और कह सकते हैं, आप देखिए एक और डेफिनेशन कि सैलो फाउंडेशन आर कंसिडर्ड टू बी बेस हुज विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। भैया तो जब उसकी डेप्थ उसकी विड्थ से कम हो या फिर उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से, उसकी गहराई से कम हो, हम उसे कहेंगे सैलो फाउंडेशन। तो आप बिल्कुल कॉमन एक टर्म समझ लीजिए कि जब किसी फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होगी तो वो कहलाएगी डीप फाउंडेशन, और जब किसी फाउंडेशन की चौड़ाई उसकी गहराई से कम होगी तो उसे कहलाएंगे सैलो फाउंडेशन। लेकिन ध्यान रखिए कंपैरिजन यहाँ पे लार्ज बड़े लेवल में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि जब थोड़ा सा फर्क है और उसको आपने मान लिया। जब उसकी गहराई कुछ ज़्यादा ही कम होगी उसकी चौड़ाई से, या फिर जब उसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही कम होगी उसकी गहराई से। नाउ बच्चों एक और इसमें लिखा हुआ है कि सैलो फाउंडेशन इज अप्लाइड इन अ केस वेयर गुड लोड बियरिंग सॉइल इज रिलेटिवली एट लो डेप्थ। मतलब कि भैया हम जब कम गहराई का गड्ढा खोदेंगे तो उसकी भैया बियरिंग जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होगी, मतलब जो वजन को बहुत आसानी से झेल लेगा बेटा। तो आप सिर्फ इसको बेटा ये समझ सकते हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोड को बियर करना किसे कहते हैं, तो आप जनरल एक समझिए कि एक ऐसा डब्बा, जैसे जो आपके घर में डब्बे होते हैं, उस डब्बे में हम जब कोई मटेरियल भरते हैं, जैसे मान लिया कि आपने उसमें आटा भरा तो या फिर कोई फ्लोर मिल भरा, तो जब हम जब उसके अंदर उंगली डालते हैं तो ऊपर तो बहुत आसानी से हमारी उंगली पेनिट्रेट कर जाती है अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे हमारी उंगली धीरे धीरे बहुत आसानी से थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो भैया हम लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से समझिए भैया कि जब हमारी लोड कम उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा कम गहराई में तो वो कहलाएगी सैलो, और जब उसकी गहराई ज़्यादा हमें चाहिए होगी तो हम उसे कहेंगे डीप। नाउ
इसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं डीप फाउंडेशन में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पाइल फाउंडेशन। तो भैया पाइल फाउंडेशन अब किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। पाइल फाउंडेशन इज अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन is actually a cylinder column or a long cylinder made of a material such as concrete or steel which are used to support the structure and transfer the load at desired depth either by end bearing और स्किन फ्रिक्शन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे लिखा गया है, आप इसे ये समझिए। एक ऐसी फाउंडेशन जहाँ पे वजन ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिलेंडर कॉलम, सिलेंडर कॉलम का मतलब होता है बेटा, सिलेंडर आपने गैस का सिलेंडर देखा है, वो उसमें एक उसका जो जो जिसमें मटेरियल या फिर जिसमें गैस भरी होती है वो एक टाइप का होता है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो सेम होता है। सिलेंडर हमेशा उसे कहेंगे जिसका डायमीटर सेम रहेगा फर्स्ट और एंड दोनों में, है ना। तो भैया सिलेंडर कॉलम का मतलब आप जानते हैं कि भैया लंबा कॉलम, जहाँ पे मतलब आप यदि आप अपने कोई पेन का यूज़ करते हैं तो उस पेन में यदि मैं वो जो जो पोर्शन होता है जिसमें आपकी रिफिल डली होती है तो उसे हम आप सिलेंडर कॉलम कह सकते हैं, जिसकी चौड़ाई या फिर जिसके डायमीटर सेम होता है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि सिलेंडर कॉलम और लॉन्ग सिलेंडर। तो एक लंबा सिलेंडर रहता है जो किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, जैसे कि आप उसे स्टील का बना सकते हैं, कंक्रीट का बना सकते हैं, जो सपोर्ट करेगा लोड को ट्रांसफ़र करने के, और एट अ डिज़ायर डेप्थ भैया जब हमारी ज़रूरत, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे, है ना। तो आप ये समझिए बेटा, जैसे कि अपन बात करें कि अपन ने बात की थी कि आप जिस पेन की मैं बात करूंगा तो पेन, आप देखो ना, पेन इज़ अ डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पाइल। आप समझिए कि एक पेन जो होता है जिसमें नॉर्मल आपका कैप लगा होता है, उस कैप को यदि आप हटाते हैं तो उसका एक पोर्शन पॉइंटेड होता है, नीचे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन सिंपल होता है। तो उस पेन को ऊपर जब हम सेंटर अपने हाथ पर रखेंगे और उसे पुश करेंगे तो वो लोड ट्रांसफ़र करेगा उसके पॉइंट से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेम होती है पाइल। हम इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हम इसके बारे में भी फर्दर बात करेंगे बच्चों। अब इसके बाद लिखा है पाइल फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो जैसा हम बात कर रहे हैं डीप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कि भैया जहाँ पे ज़मीन की ज़्यादा गहरा गड्ढा किया जाएगा या ज़्यादा गहरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा हम उसे कहेंगे डीप फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन डीप का टाइप है। फिर लिखा हुआ है दे आर फॉर्म्ड बाय लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉलम। ठीक है, तो बड़े बड़े लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम रहते हैं। ठीक है, जो टिपिकली जो नॉर्मली मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं स्टील के और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के। तो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कंक्रीट में कितने टाइप होते हैं, और समटाइम लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। तो भैया फाउंडेशन इज डिस्क्राइब्ड एज पाइल्ड व्हेन इट इज डेप्थ मोर देन 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। तो आप ये एक बेसिक एक फंडा है, थंब रूल जिसको कह सकते हैं हम। थंब रूल का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। वो लिखा हुआ है कि एक ऐसी फाउंडेशन जो ज़मीन की गहराई में इतनी डाली जाए जिससे उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा होगी, तो हम उसे कहेंगे पाइल फाउंडेशन। ये एक थंब रूल है बेटा, जो नॉर्मली यूज़ ऐसा मकान वगैरह में नहीं होता है। अब इसको यदि आप ये देखिए, मैं आपको जनरल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हम किसे पाइल कहते हैं। इस डायग्राम में बच्चों आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर से लोड आ रहा है वो एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हम पट्टे पे, जिसे हम पाइल कैप कहते हैं। अब पाइल कैप से बच्चों देखो कि 3-4 लंबे लंबे सिलेंडर जा रहे हैं अलग अलग सरफेस पे। तो देखिए लोअर डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी। हमारा मेन मकसद क्या है, बिल्डिंग को सेफ रखना। तो आपने क्या किया, पाइल की मदद से जो लोड लो डेंसिटी वाले पोर्शन पे ट्रांसफ़र होता, हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है हाई डेंसिटी। मतलब कि आप देखिए नीचे जहाँ सबसे हार्ड मिट्टी है हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं वो ये है, ये कहलाती है पाइल। फिर बच्चों इसको देखिए आप, इसी का एक दूसरा डायग्राम ये जो बनाया जा रहा है, आप देखिए ये जो ग्राउंड में आप बच्चों दूसरी फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप देखिए कि ज़मीन का गड्ढा पहले किया गया है। नीचे जो भी एक एवरेज अमाउंट देखिए 10 फीट या 12 फीट जो भी गड्ढा आपको दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे बच्चों आप देखिए कि छोटे छोटे सिलेंडर ज़मीन के अंदर डाले गए हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कहलाता है पाइल। अब हम इसके ऊपर एक कंक्रीट का पूरा एक बेड बिछा देंगे जो उस वजन को ट्रांसफ़र करेगा इस पाइल की मदद से। तो बस आपको ये बताना था कि हम किसे पाइल फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। पाइल फाउंडेशन हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पाइल कितने टाइप की होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कल।